जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस नए वीडियो सेक्शन में दोस्तों हम देखने वाले हैं सीजीटीईटी जो 9 जनवरी 2022 को एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसका मॉडल आंसर। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया जितने भी मॉडल आंसर है पूरी तरीके से संभावित है और हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो गणित सब्जेक्ट को लेकर के बात करने वाले हैं जो कि पेपर 1 के लिए है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों गणित में से जो 30 प्रश्न जो पूछे गए थे 30 अंकों के, उन्हीं में से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका 30 में से कितना सही होता है दोस्तों नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 30 प्रश्न में से सबसे पहला प्रश्न जो गणित से पूछा गया था और चतुर्थ भाग का, आपको पता होगा कि चतुर्थ भाग में जो है गणित सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों पहला प्रश्न है इसका कि संख्या पद्धति में सोपान क्रमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा क्रम जो है सही है। तो क्रम को हमको बताना है जो सही है। तो यहाँ पास देखिए क्या क्या दिया हुआ है। जहाँ पास एन एन मतलब क्या होता है नेचुरल नंबर, जिसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वर्ड डब्ल्यू जो है एक पूर्ण संख्या है और एक परिमेय संख्या है। और क्यू जो है जो जेड जो है दोस्तों एक प्रकार का क्या है पूर्णांक संख्या है। तो हम इसमें अगर हम लोग बात करें तो देखिए सबसे पहले जो है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जो है दोस्तों कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है। प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होता है जो कहाँ तक चलता है अनंत तक चलता है। उसी तरीके से पूर्णांक संख्या की बात करें दोस्तों तो ये 0 से स्टार्ट होता है और ये अनंत तक चलता है। ठीक है। उसी तरीके से परिमेय संख्या की बात करें जो अंश और हर के रूप में आपको देखने को मिलता है वो क्या कहलाता है आपका परिमेय संख्या कहलाता है। पूर्णांक वो संख्या कहलाता है दोस्तों जो पूर्ण रूप में हो। ठीक है, दशमलव के रूप में ना हो तो वो क्या कहलाता है पूर्ण रूप कहलाता है। तो भाई अगर हम लोग संख्या को स्टार्ट लिखना शुरू करेंगे तो 0 से ही स्टार्ट करना करेंगे ना। तो स्टार्ट में क्या हो जाएगा 0 आएगा। तो 0 जो है दोस्तों वो उसमें किस में आता है वो डब्लू मतलब पूर्ण संख्या में आएगा। तो डब्लू हमको सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा था, तो डी ऑप्शन इसके लिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्या विषम संख्याओं का योग जो है दोस्तों वो क्या होता है एक सम संख्या होता है। दो मतलब कोई भी दो विषम संख्या है उसका योग जो है सम संख्या होता है। इस मतलब इसे आप कैसे सिद्ध करेंगे। तो भाई हम इसको क्या करके प्रयोग करके हम लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसका प्रयोग करके हम लोग देख लेते हैं। दो विषम संख्या लेना है तो दो विषम संख्या में अगर मैं लेता हूं दो विषम संख्या एक 3 हो गया और एक क्या हो गया दोस्तों अब प्लस करके 5 लेता हूं। इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 एक प्रकार का क्या है सम संख्या है और ये क्या है दोनों के दोनों विषम संख्या है। तो आप इसकी जगह और भी कोई भी ले सकते हैं। जैसे क्या होगा 121 ले लिया जो कि क्या है एक विषम संख्या है और इसमें कितना जोड़ देता हूँ 3 अगर मैं जोड़ देता हूँ तो 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया और 2 का 2 और 1 का 1 मतलब क्या हो गया एक प्रकार का हमको सम संख्या मिल गया। तो दोस्तों ये था आपको प्रूफ करके आपको बताना था ये प्रयोग से। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित सीखने की जो प्रक्रिया है वो आसान कब हो जाती है। तो भाई आसान कब हो जाएगा जब हम उसको में क्या करेंगे जब सभी प्रकार की अवधारणाओं को मूर्त रूप में समझेंगे। तो भाई जैसे मैं वृत्त की बात कर रहा हूँ तो भाई वृत्त बोलूंगा तो समझ नहीं आएगा है ना। तो उसमें क्या आप गोला बना दीजिए ना भाई तो वो क्या हो जाएगा एक मूर्त रूप में बन जाएगा। ठीक है, त्रिभुज बोलूंगा तो त्रिभुज समझ नहीं आएगा तो क्या बच्चों को त्रिभुज बना करके दिखाइए। तो ये क्या हो जाएगा जब मैं त्रिभुज बोलूंगा तो वो अमूर्त रूप है। जब मैं उसको डायग्राम के रूप में समझा दूंगा तो वो क्या हो जाएगा अमूर्त रूप में आ जाएगा। ठीक है, मूर्त मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं समझ सकते हैं ठीक है स्पष्ट रूप से, और जिसको हम लोग देख नहीं सकते सिर्फ आभास कर सकते हैं वो क्या कहलाता है आपका अमूर्त कहलाता है। जैसे हवा हवा क्या है अमूर्त है, लेकिन क्या हो जाएगा आप उसको लिखेंगे हवा इस तरीके से और या फिर आप सिंबल के रूप में उसको दर्शाएंगे हवा विंड है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका मूर्त रूप बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा जो है आपका जिसमें जो चल रहा है प्रश्न दिया हुआ है कक्षा 4 के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों इसमें एक विद्यार्थी है जिसमें उसको जोड़ने के लिए कहा गया 3476 और 737 को। तो इन दोनों के योग के लिए क्या कहता है दोस्तों कि वो करता है कि एक छात्र प्रश्न को उत्तर को निम्न प्रकार देता है। तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन इसको लिखना क्या था दोस्तों 3 4 7 6 और बटे में क्या आ जाता दोस्तों 9 3 7 इस तरीके से आना था, उसके बाद जोड़ना था है ना। तो यहाँ पास क्या कर दिया गया है बच्चा गलत कर दिया गया है। एक मतलब उसको इकाई दहाई का ज्ञान तो है ही नहीं। ठीक है, तभी वो क्या इकाई के अंक आप इंस्ट्रक्शन देते हैं ना टीचर के द्वारा इकाई के अंक नीचे इकाई लिखो दहाई के नीचे दहाई लिखो। तो मतलब उसको जो है दोस्तों योग का सही क्रम नहीं पता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि जो प्रतिक्रिया दर्शा रहा है बच्चों में तो किस चीज़ की कमी है तो उसको जो है उसके क्रम का जो है कमी है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, बहुत सारे प्रश्न इसको बहुत सारे कैंडिडेट इसको सही ही बनाए होंगे। तो देखिए यहाँ पास जो है 7/12 जो है एक तुल्य भिन्न है। किसका तुल्य भिन्न हो जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका तीसरे का। तो देखिए 21 को मैं काट रहा हूँ 7 या 21 7 है ना, और उसी तरीके से
सॉरी। तो ये देखिए अगर मैं इसको मैं फिर से काट रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको काट रहा हूँ किसने से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब 7/12 इसमें भी आया और ये भी 7/12 आया, मतलब दोनों के दोनों क्या है, तुल्य भिन्न है, तो मतलब ये इसका हो जाएगा। उसी तरीके से 9/15 है, तो 9/15 को अगर मैं फिर से काटूँ 3 से, तो 3 3 9 हो जाएगा और 3 पंचे 15 हो जाएगा। देखिए काटा ना, तो यहाँ पास से क्या हो जाएगा, यहाँ पास भी 3/5 है, यहाँ पास भी 3/5 है, मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, तुल्य रूप हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों अगर मैं देखूं 7/11, ये एक प्रकार का क्या है, उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है, तो ये है दोस्तों एक प्रकार का क्या है, उचित भिन्न है, तो ये इसके लिए हो जाएगा। और 19/5 का 5 क्या है, एक अनुचित भिन्न है, तो बचा जो ये है इसमें आ जाएगा। तो ये क्रम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमको क्या करना था, इसको सरल करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको क्या करना था, सरल करना था। सरलीकरण के लिए से प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो इस तरीके का प्रश्न आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। किसको पहले सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो आसानी से आ जाएगा। अगर उसी तरीके से हमको क्या करना है, बॉड मास का भी रूल का फॉलो करना है। तो सबसे पहले देखिए सामने में क्या दिखा गया है, 1/2 है, 1/2 को 1/2 लिख देते हैं। उसके बाद क्या है, एक ब्रैकेट लगा हुआ है, -2 है तो -2 लिख देते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों, 2 है, +2 + 3 अगर मैं करूं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पास 5 आ जाएगा। ठीक है, और स्टार जो दिया है यहाँ पास, तो स्टार का मतलब होता है गुणा ही होता है। ठीक है, तो और यहाँ पास कर देता हूँ ×20, ब्रैकेट लगा देता हूँ /2 और ये ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास क्या है, यहाँ पास -2 है और ×5 है और ×20 है, तो इसको मैं पूरे को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए 5 दूनी हो जाएगा -10 हो जाएगा। ठीक है, और ये 20 का क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 20 दूनी मतलब 20 और दहम कितना हो जाएगा दोस्तों, 200। तो मैं इसको पूरे को मिटा करके क्या लिख सकता हूँ, -200 लिख सकता हूँ ना। तो चलिए इसको मैं -200 ही लिख देता हूँ। माइनस कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, /2 लिखा है अब। ठीक है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, /2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास वाला ये /2 हो गया, ब्रैकेट लगा देता हूँ पूरा। ठीक है, और इस सामने का फिर से 1/2 आ गया। अब इसको मैं फिर से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो माइनस क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये जो सामने का /2 है वो क्या हो जाएगा, /2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों अगर फिर से मैं काटूँ तो कितना हो जाएगा, 2×50 कितना हो जाएगा, 100 माइनस का माइनस, तो मतलब दोस्तों यहाँ पास -50 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। -50 हमको सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रतिशत है 0.275 के बराबर है। तो भाई आपको पता होगा प्रतिशत का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, /100 होता है। ठीक है, /100 को ही क्या लिखा जाता है, प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पास अगर हम लोग लिखते हैं तो देखिए अगर मैं 27.5 को अगर मैं प्रतिशत में कन्वर्ट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 27.5 बटे हो जाएगा प्रतिशत, मतलब /100। तो इसको मैं काटूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 स्टेप इधर खिसक जाएगा, मतलब आपका जो दशमलव है वो दशमलव के बाद क्या आ जाएगा, 2 आएगा, 7 आएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा। ठीक है, और तो यही किया है, इसमें दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा है, इसको आसानी से आप निकाल लिए होंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 450 रुपए की एक जो राशि है वो 4.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज से बढ़ता है। तो ब्याज द्वारा दोस्तों वो 81 रुपये प्राप्त होने के लिए कितना समय लगेगा। तो उसका मूलधन कितना है आपका, 450 रुपये है। उस राशि का प्रतिशत जो दर है वो क्या है, 4.5 है। तो कितने वर्ष पश्चात वो उसका ब्याज जो है 81 रुपये हो जाएगा। तो सिंपली इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो चलिए मैं इसको बना करके बता देता हूँ ऊपर में, तो ये वाला प्रश्न है ना। हाँ, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास हमको जो फॉर्मूला पता है वो क्या है, मूलधन। ठीक है, क्या है दोस्तों, मूलधन गुणित दर गुणित क्या हो जाएगा, समय। तो मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टे क्या हो जाएगा, 100 = क्या हो जाता है, ये साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, तो इसमें फार्मूला रखना है भाई। तो साधारण ब्याज हमको कितना बोल रहा है प्रश्न में, हमको बोल रहा है 81 रुपये हो जाए, तो भाई 81 रख देते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए चलिए मैं इसको 81 रख दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 81 इक्वल हो जाएगा। अब देखिए मूलधन का जो मान है वो प्रश्न में दिया है 450, तो हम लिख देते हैं 450। उसके बाद जो दोस्तों दर दिया गया है वो 4.5 दिया है। 4 5 दिया है, मतलब वो 5.5 है, 4.5 है, मतलब 4 से ही 1/2। तो इसको मैं लिख देता हूँ 4.5 ही लिख देता हूँ, कन्फ्यूज हो जाओगे नहीं तो और देखिए हमको क्या करना है, समय ज्ञात करना है। कितने समय में बोल रहे हैं ना, कितना समय लगेगा, तो समय को हम लोग क्या लिख देते हैं, टी से दर्शा देते हैं। और चूंकि फार्मूला के
अकॉर्डिंग क्या है, बट्टे 100 है तो बट्टे 100 लिख देते हैं। अगर मैं इस दशमलव, ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। और दशमलव ई वाला दशमलव को अगर मैं हटा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, बट्टे में 1 हो जाएगा, और दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो और आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए इसको मैं काट देता हूं, तो यहाँ से जीरो से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पास देखिए 5 से कट रहा है, 5 नहीं हो जाएगा आपका 45, और ये हो जाएगा 5 दहम 50, और 5 बीसम हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ तक कट गया आपका। उसके बाद देखते हैं यहाँ पास हमको किसका मान निकालना है दोस्तों, टी का मान निकालना है, मतलब जितनी संख्या हमको क्या करना है, इधर ला देना है। ठीक है, पक्षांतर करके ला देना है। तो देखिए मैं इसी को ही ऊपर लिख रहा हूँ, तो हमारे पास एक साइड क्या बचेगा, सिर्फ टी बचेगा, और क्या हो जाएगा, एक तरफ हमारे पास बचा क्या है, 81 है, तो ये हो जाएगा 81। और ऊपर की जो संख्या है ये वाला 45 और 9, तो ये 45 और 9 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 9 गुणा ये हो जाएगा 45, और ऊपर में क्या चला जाएगा, ये 20 चला जाएगा, क्या चला जाएगा, 20 चला जाएगा। तो इसको काट देते हैं दोस्तों, कितने से कट रहा है, तो देखिए ये हो जाएगा 5 चौक हो जाएगा, देखिए 5 चौक 20 हो जाएगा, और 5 निया हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 एकम 9 और 9 निया कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 9 एकम 9 और ये 9 एकम 9। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हुआ दोस्तों, जो है ये पूरा कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 4। तो मतलब हमारे पास टी का मान कितना मिला दोस्तों, 4, जो कि क्या है, वर्ष, मतलब टी मतलब टाइम, तो 4 वर्ष इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको भी मैं बहुत बार बता चुका हूं। देखिए एक वस्तु है जिसको 5% के लाभ पर बेची जाती है, मतलब 5% के लाभ पर बेची जाती है, तो 5% की हानि पर बेचे जाने से 15 रुपए अधिक प्राप्त होता है। तो एक वस्तु है दोस्तों, अगर उसको कितने में बेच रहा है, वो 5% की लाभ पर बेच रहा है, मतलब उसको कितने प्रतिशत में बेच रहा है, 105% में बेच रहा है। ठीक है, और अगर वो 5% की हानि पर बेचता है, ठीक है, तो 5% की हानि मतलब दोस्तों वो उसको 95% में बेचता है, तो उसको कितने रुपए का जो है दोस्तों जो है क्या होता है, उसको 15 रुपए का, मतलब बेचने पर 15 रुपए की अधिक प्राप्त होती है। मतलब लाभ जो है दोस्तों उसको कितना मिल रहा है, अगर 95 में बेचता और 105 में बेच रहा है, तो उसको लाभ जो रुपए है वो 15 रुपए का लाभ मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं देखिए 95 से हमारे 105 तक का जो डिस्टेंस है वो कितने प्रतिशत का है, 10% का है, और यही 10% जो कितने के बराबर है दोस्तों, वो 15 रुपए के बराबर है। तो हमको क्या पूछ रहा है, इसका क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य हम निकालेंगे दोस्तों 100%। तो दोस्तों 100% अगर हम लोग निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसमें 100 है, जब 10% बराबर 15 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, एक और जीरो और लगा दीजिए, तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 150 रुपए हो जाएगा। तो 150 ए ऑप्शन इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा, तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन का ही खेल था, बाकी इसमें आप आसानी से बना लेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि 6072 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। तो न्यूनतम संख्या हमको जोड़ेंगे दोस्तों जब 6072 में कौन सी संख्या जोड़ देंगे, न्यूनतम 12 जोड़ देंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगर इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, 12 जोड़ देंगे तो 2 2 हो जाएगा 4, और 7 1 हो जाएगा 8, 0 और ये 6। तो ये कौन सी संख्या का पूर्ण वर्ग है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइए, आपने तो इसको जरूर सॉल्व किया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 43, 91 और 183 को विभाजित करें ताकि प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है समान रहे। तो वह संख्या जो है दोस्तों 4 है। ठीक है, अब इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिए होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 43, 91 और 183 से अगर हम लोग क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक दशा में एक ही संख्या शेष बचेगी, मतलब जो शेष आएगा शेषफल वो क्या होगा, समान होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 40 जो संख्या है उसका औसत 71 है। यदि संख्या 100 को 140 से प्रतिस्थापित किया जाता है तो नए औसत में वृद्धि कितने की होगी। तो दोस्तों यहाँ पास जो है प्रश्न आपको पता होगा औसत से रिलेटेड पूछा गया है, और यहाँ से जो प्रश्न पूछा गया है बहुत ही सिंपल सा है। तो इसमें जो अगर हम लोग देखिए औसत की बात करें, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें 2 जो है वह 2 मतलब 2 की वृद्धि क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसको मैं और भी डिटेल तरीके से बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन की क्रिएट की स्थिति में। ठीक है, तो इसलिए वाला इसको मैं छोड़ दिया हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों ये भी आपको वैसा ही देखने को मिलेगा, जो एक आयताकार जो है दोस्तों पार्क है, जहाँ पास अगर हम लोग इसकी बात करें तो एक आयताकार पार्क की जो लंबाई दिया है
चौड़ाई दिया है, इन दोनों के बीच का अनुपात दिया है, कितना दिया है 3:2 दिया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों ये एक व्यक्ति जो है इसको 12 किलोमीटर प्रति घंटे की ओर से क्या कर रहा है, इसको चक्कर लगाता है और साइकिल से चक्कर लगाता है। एक चक्का पूरा करने में दोस्तों उसको 8 मिनट का समय लगता है। तो पार्क का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो लगभग ये आना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट रूप से तो इसमें नहीं निकला है क्योंकि इसमें दो आंसर जो हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा ये 1,50,600 जो वर्ग मीटर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आपने बताया है दोस्तों, अगर बना लिए हो अच्छे से स्पष्ट रूप से, तो बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 24 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को पिघला करके 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक छोटे घन बनाया जाता है। इस प्रकार के कितने घन उसमें बनाए जा सकते हैं? तो सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों, इसको आसानी से आप बना सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों हमको क्या करना है, इसका जो पहले घनाभ है उसका आयतन निकालेंगे। तो आयतन के लिए क्या करेंगे दोस्तों, पूरी तरीके से सभी को गुणा कर दीजिए। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है 24 गुणा 9 गुणा 8 कर देना है। उसके पश्चात दोस्तों जो नीचे वाला है 9 सेंटीमीटर भुजा वाले है ना, तो इसका क्या है, पहले तो 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बोल रहे हैं, तो मतलब इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी के सभी जो है इसमें क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें इसमें, तो सभी को क्या कर देंगे 3 गुणा 3, मतलब 3 गुणा 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें ये जो है आ जाएगा, मतलब वर्ग बोल रहे हैं ना, तो 3 गुणा 3 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 3 गुणा 3, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3 तिया हो जाएगा। ये तो कट गया, 9 एकम 9 में, और 9 18 9, तो यहाँ पास देखिए ये 3 से कट रहा है, 3 तिया हो गया 9, 3 अट्ठे हो जाएगा 24। उसी तरीके से दोस्तों 8 8 ये हो जाएगा 64। कितना आया दोस्तों 8 गुणा 8, तो ये हो जाएगा ये 64। तो 64 इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है दोस्तों, एक घन की कोर जो है 7 सेंटीमीटर है, घन की कोर जो है 7 सेंटीमीटर है, एक दूसरा घन का कोर जो है 14 सेंटीमीटर है, तो उनके सतह का क्षेत्रफल का अनुपात हमको निकालना है। तो उनका जो सतह का क्षेत्रफल होता है, देखिए तो सबसे पहले एक घन बना देता हूँ। ये एक छोटा सा घन हो गया जिसका जो कोर है, ठीक है, अगर मैं कोर की बात करूँ तो ये इसको कोर बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है, कोर है, जिसका मान कितना है 7 है, एक और जो है उसका मान कितना है 14 है। ठीक है, हालांकि इससे बड़ा होगा वो, है ना। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल आएगा उसका सतह का अनुपात जो है उसको निकालना है। तो इसका अनुपात निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या हो जाएगा अनुपात, तो भाई तो सतह का अनुपात निकालेंगे तो मतलब दोनों के दोनों क्या है, घन है। तो घन है मतलब सतह का जो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं दोस्तों दूसरे की बात करूँ तो, है ना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों इसके लिए भी वही होगा, मतलब ए स्क्वायर। तो अगर मैं 7 के लिए पहले के लिए मान देता हूँ ए 7 स्क्वायर, और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, ये 14 स्क्वायर हो जाएगा। तो साथ ही कितना होता है दोस्तों, ये हो जाएगा 49। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए, तो आसानी से इसको आप आसानी से निकाल सकेंगे। किस तरीके से निकाल सकेंगे, तो देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करूँ किससे, 14 से। ठीक है, तो यहाँ पास तो 49 इसके लिए हो जाएगा, और ये 14 के अगर मैं गुणा करूँ 14 में कितना होता है दोस्तों, तो 14 चौक हो जाता है 56, 56 का 6 हासिल आया 5, 14 एकम 14, 15 16 17 18 19, तो ये क्या हो जाएगा 196 हो गया। ठीक है, तो ये कितने बार में गया दोस्तों, 196 में। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं अनुपात में कर लेना है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है किस अनुपात में हो, तो दोस्तों यहाँ पास क्या हो जाएगा 49 एकम 49, 49 चौक कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। तो मतलब 1:4 में क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको समझ आ ही चुका होगा। और देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, काफ़ी क्वेश्चन भी इसमें बचे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, इसमें काफ़ी लंबा टाइम से मैं भी प्रयास कर रहा था इसको बनाने के लिए। अगर आपका बन गया तो बिल्कुल नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सेम ट्रेन वाला भी है, और ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी सिंपल सा, आप आसानी से इसको जरूर बना लिए होंगे। ठीक है, अगर नहीं बनाया हो तो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ। देखिए ये प्रश्न मैं बहुत बार कराया हूँ अपने चैनल में, अगर आपने उन सभी को देखा तो इस प्रश्न को आसानी से बना लिया होगा। प्रश्न क्या बोल रहा है, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 20 30 और 60 दिनों में कर सकता है। मतलब एक काम है जिसको ए कितने दिन में कर लेता है, 20 दिन में कर लेता है, बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है, सी कितने दिन में करता है, 90 दिन में करता है। तो तीनों दिनों में जो है दोस्तों
तीसरे दिन जो है बी और सी उसके काम में सहयोग करते हैं, तो ए उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो भाई जो इसमें बी और सी जो बोल रहे हैं ना, सिर्फ हेल्प करने के लिए आता है और कुछ करने के लिए नहीं आता। और किस दिन हेल्प करने के लिए आएंगे? तीसरे दिन, हर तीसरे दिन वो हेल्प करने के लिए आएंगे। तो देखिए यहाँ पास जो है, देखिए यहाँ पास समझेंगे तो ए का कार्य क्षमता कितना है? 20 का है, और बी का 30 है, और 30 का सी का कितना है? 60 है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया। अगर इसका लघुत्तम निकालेंगे तो इसका लघुत्तम आएगा 60। तो इसकी कार्य क्षमता मतलब पूरा जो कार्य यूनिट है वो 60 यूनिट है उस काम को करने के लिए, 60 यूनिट को ही कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उसको ए जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 3 यूनिट काम करता है। बी कितना यूनिट काम करता है? 2 यूनिट काम करता है। सी कितना यूनिट काम करता है? 1 यूनिट काम करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखिए अब पहला दिन है, तो पहला दिन तो वो ए काम करेगा, मतलब कितना यूनिट काम किया? 3 यूनिट काम किया। दूसरे दिन भी वो अकेला काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। तीसरे दिन जो है दोस्तों बाकी ए मतलब बी और सी भी काम करने आ जाते हैं, मतलब तीसरा जो है उस तीसरे दिन वो 3 तो यूनिट, मतलब जो ए है वो काम करेगा 3 यूनिट, दूसरा जो बी है वो भी काम करेगा 2 यूनिट काम करेगा, और तीसरा जो है दोस्तों 1 यूनिट काम करेगा। मतलब हर 3 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है दोस्तों? 3 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, और 3 चौक 12, मतलब हर 3 दिन में वो कितना काम हो रहा है दोस्तों? 12 यूनिट काम हो रहा है। और कंप्लीट होने में कितना है? 60 यूनिट है उसके पास। तो 3 दिन में दोस्तों वो 12 यूनिट काम हो रहा है, तो वो पूरे काम को कंप्लीट होने में, देखिए फिर नेक्स्ट दिन आएगा, मतलब 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 दूनी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24 यूनिट काम हो जाएगा। 6 एकम 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, और 3 चौक हो जाएगा 12, और 3 पंचे 15 हो जाएगा। मतलब आप देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, और 12 पंचे 60। ठीक है, तो देखिए पहले 3 दिन में वो 12 यूनिट कंप्लीट कर लेगा, 6 दिन में वो कितना यूनिट कंप्लीट कर लेगा? 24, और 9वें दिन में वो 36 यूनिट कंप्लीट कर लेगा, और 12 दिन में वो 48 यूनिट, और 15वां दिन दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 60 यूनिट काम को कंप्लीट कर लेगा। मतलब उसमें 15 दिन में वो काम को क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसके लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। समझ नहीं आया तो एक बार और दोस्तों मेरे चैनल में इस तरीके के बहुत सारे वीडियो हैं, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही प्रश्न सिंपल सा है, इसको भी आप आसानी से ज़रूर बना लिए होंगे। चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न, सिर्फ अब पेडोलॉजी से रिलेटेड है। प्रश्न है बच्चे द्वारा विकसित इनमें से कौन सी क्षमता सीखने के बैंकिंग मॉडल पर आधारित है? तो दोस्तों बैंकिंग मॉडल का जो उदाहरण है इसमें वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है निर्देशों का एक श्रृंखला को याद कर उसका पालन करना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्राउले फ्रेले ने सिखाने के लिए किस मॉडल पर बात की है? तो दोस्तों पाओलो फ्रेले ने सीखने के लिए किस मॉडल पर बात की है? तो वह है आपका सेल्फ लर्निंग मॉडल पर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसके लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रोग्रामिंग मॉडल से संबंधित है? तो प्रोग्रामिंग मॉडल से संबंधित है इसमें से क्या है? तो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा, इसमें कूट वाला जो प्रश्न है वो ज़्यादा पूछ रहा है। तो इसमें कथन और 2 और 4 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सभी बच्चे एक ढंग से सीखते हैं और सीखने की जो गति है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। भाई सभी लोग तो एक ही समान से सीखते हैं, लेकिन सीखने का, ज्ञान ग्रहण करने का वो क्या होता है? अलग अलग होता है। उसी तरीके से जो चौथा है वो क्या हो जाएगा इसके लिए? मतलब सीखना जो है टुकड़ी टुकड़ी में होता है। भाई आप पहले एक पार्ट को सीख रहे हो, दूसरे पार्ट को सीख रहे हो, तीसरे पार्ट को सीख रहे हो, कि सभी को एक साथ सीख जाते हो। तो भाई ये सीखना जो है टुकड़े में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों में अमूर्त स्तर पर कार्य करने की जो क्षमता विकसित करने के लिए निम्न निरूपण का कौन सा क्रम सबसे अधिक उपयुक्त होगा? तो वह पहले ठोस को जानेगा, फिर उसका चित्र बनाएगा, उसको और उसका क्या करेगा? प्रतीकात्मक रूप में उसको प्रदर्शित करेगा। तो मतलब जो है तभी वो क्या कर पाएगा? उसको अमूर्त रूप में कर पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे कथन जो स्वयं सिद्ध कथनों से तर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलते जुलते और बार बार होने वाले अनुभव के आधार पर नतीजों पर पहुंचने वाले तरीके को कहा जाता है। तो उस तरीके को क्या कहा जाता है? व्यापक तर्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट इसके लिए हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रचनावादी कक्षा में आकलन का उद्देश्य होता है। तो रचनावादी जो कक्षा है उसमें आकलन का क्या उद्देश्य है? तो उसमें दोस्तों सीखने की मदद करना, और वे किस तरीके सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, शिक्षक की मदद करना, और साथ ही साथ दोस्तों बच्चों
को बताना कि वे क्या नहीं सीख पाए। तो इसके लिए दोस्तों दूसरा, तीसरा, चौथा मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन को चुनना है। तो सही कथन क्या है, गणित में अवधारणात्मक ज्ञान केवल शिक्षक के लिए ज़रूरी है, बच्चों को परिभाषा याद करना। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवधारणा की समझ होने पर बच्चे हल करने की प्रक्रिया स्वयं ढूंढ लेंगे। भाई अब उसको पता होगा तो वो कोशिश तो करेगा ही ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि 1 किलोग्राम जो है कितने के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की गलतियां सीखने में मददगार है, यह विचार किनका है। तो दोस्तों यह है प्रॉलो फ्रेले का है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने में मॉडल में कौन सी बातें जो है आपको निम्नलिखित होती है, सम्मिलित होती है। तो इसमें जो सम्मिलित होती है वो पहला, दूसरा और चौथा, मतलब सीखने का अर्थ क्या है उसको समझना, और विषय वस्तु की प्रकृति को समझना, और बच्चे कैसे सीखते हैं इसको समझना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनावादी कक्षा की विशेषता तो क्या है। तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका 3-4-1, मतलब जो बच्चे का जो है दोस्तों कि एक दूसरे के विचार को विमर्श करते हैं, एक दूसरे में जो डिस्कस करते हैं वो, और साथ ही साथ शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने और अपनी बात रखने की स्वतंत्रता देते हैं वो, और साथ ही साथ शिक्षक जो है खोजबीन करने में उसकी मदद करते हैं। तो ये सभी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1-3-4। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि जो व्यापम भी है अब कुक्कुट वाला प्रश्न जो है पूछना लग गया। देखिए ये वाला प्रश्न कूट वाला है, ये भी वाला प्रश्न कूट वाला है, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न, देखिए ये वाला प्रश्न फिर से कूट वाला आ गया है ना, तो बहुत सारे प्रश्न इन्होंने क्या दिया है, ये देखिए ये फिर से कूट वाला है। तो कहीं ना कहीं अब व्यापम भी डीपली क्वेश्चन पूछने लगा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका 30 में से कितना सही हो रहा है उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, और अन्य जो पार्ट है हिंदी का है, पर्यावरण का है, बाल विकास का है, मैंने वीडियो संभावित मॉडल आंसर नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख लीजिए, मिला लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टडी मटेरियल ग्रुप में, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा सभी लोगों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।